Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Ashraf Sial and you are watching the YouTube channel The Literary Desk by Ashraf Sial. Dear students, हम ASF का एक्ट 1975 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे एक्ट का लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि ASF जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ये किस तरह काम करती है, इसके अंदर कौन कौन से इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट होती है वो किस तरह से होती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ इंट्रोडक्शन है सबसे पहले कि ये एक्ट कब बनाया गया, इसका पर्पस क्या था और इसके अंदर सेक्शंस और आर्टिकल्स कितने हैं। जब भी कोई एक्ट पढ़ा जाता है या कोई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है तो सबसे पहले हमें उसके इंट्रोडक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्ट इसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या बनती है, ये कहाँ कहाँ लागू होगा, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। तो हमारे पास यहाँ जो पहली स्लाइड है इंट्रोडक्शन की, इसमें हम देख लेते हैं कि ये एक्ट 1975 में बना था और ये उस टाइम का 77 एक्ट बनता है। 77 एक्ट से मतलब कि ये उस ईयर में पास होने वाले जितने भी एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन पास हुए थे, ये इस एक्ट का नंबर 77 है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो जब आप प्रिपेयर करें तो आप इन चीज़ों को भी अपने नोट्स में ज़रूर ऐड करें ताकि कोई एमसीक्यूज आपसे मिस ना हो। अब इस एक्ट को असेंट कब मिली प्रेसिडेंट से। कोई भी एक्ट जब पास होता है तो उसका एक ड्राफ्ट जो है वो पेश किया जाता है असेंबली के अंदर प्रेसिडेंट के आगे और फिर प्रेसिडेंट जो है उसको साइन करता है। तो ये एक्ट जो है ये साइन हुआ था दिसंबर 13, 1975 को। अगेन ये एक एमसीक्यूज है हमारे पास। और इसी तरह ये पास किया गया नेशनल असेंबली में, ठीक है, और उसकी डेट थी पास करने की दिसंबर 18, 1975। तो ये डेट्स जो हैं मैंने अगेन आपको जैसे पहले बताया कि ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं, तो इन डेट्स को ज़रूर याद रखिएगा। इसका पर्पस क्या था एक्ट का? टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स। कि इस एक्ट का पर्पस जो है वो ये कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन देना या रूल्स एंड रेगुलेशंस बताना कि जो ये जो इंस्टीट्यूशन है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का, ये किस तरह से काम करेगा। पीछे लाइंस लिखी हुई हैं, इनको भी देख लेते हैं। वेयर इट इज़ एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट कहते हैं टू अचीव अ सर्टेन गोल, या ऐसे स्टेप्स लेना जिससे कोई ख़ास मकसद हासिल किया जाए। तो इस एक्ट का जो मकसद था वो क्या था? टू प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और इसके बाद फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ऑल एयरड्रोम्स। एयरड्रोम्स क्या होते हैं? नेक्स्ट जो कमिंग स्लाइड्स हैं उसके अंदर एयरड्रोम्स की और जो नीचे जो वर्ड्स हैं एयरपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट एंड सिविल एविएशन इंस्टॉलेशंस एंड for the maintenance of law and order therein and for the matters connected therewith or ancillary thereto। ये जो बाकी के जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये जो मैंने अंडरलाइन किए, इनको वन बाय वन हम क्रैक करेंगे कि इनका मकसद क्या है और इन वर्ड्स का उस लॉ में, उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो एएसएफ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इसका क्या मकसद है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड्स हैं उन पर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के इस एक्ट के जो चैप्टर हैं वो 5 हैं और जो स्केड्यूल हैं इसके वो 2, और इसी तरह इसके अंदर जो आर्टिकल्स होंगे वो तकरीबन 13 आर्टिकल बनते हैं जिनको हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है जिसके अंदर इसका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, एप्लीकेशन, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, इसके बारे में बात की गई है। शॉर्ट टाइटल से मतलब इस एक्ट का जो शॉर्ट टाइटल है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है? जैसे ये आर्टिकल नंबर 1 के जो सब सेक्शन 1 है उसमें ये बात की गई है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। तो ये इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल है जो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975। और इसी तरह एक्सटेंट, एक्सटेंट कहते हैं कि इसकी ज्यूरिसडिक्शन कहाँ तक है, कि ये कहाँ कहाँ लागू होगा। तो इसको अगर हम देखें तो ये इट एक्सटेंड टू ऑल एयरड्रोम्स एंड एयरपोर्ट्स, सिविल स्टेशन, सेंटर्स और ऑफिसेज इन पाकिस्तान, ऑल पाकिस्तान एयर सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू सिविल एविएशन।
कि ये जो एक्ट है ये सिविल एविएशन के तमाम जो इदारे हैं या सिविल एविएशन की जो ज्यूरिसडिक्शन बनती है उसके अंदर रहते हुए वहाँ पर ये लागू होगा। तो ये जो इसके बाद जो हमारे पास थर्ड है, सब सेक्शन थर्ड है कि इट शैल अप्लाई टू ऑल मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द फोर्स वेयर एवर दे मे बी, कि ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के तमाम जो मेंबर्स हैं और ऑफिसर्स हैं या फिर जो फोर्स है उसके अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं ये उन सब पर ये वाला एक्ट जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1975 उन सब पर लागू होगा। तो इसके सब सेक्शन 4 पे देख लेते हैं। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस। ये जो कमेंसमेंट की यहाँ बात की जा रही थी, कमेंसमेंट से मतलब है कि ये कब स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही ये पास हुआ था, जो मैंने पीछे डेट बताई आपको, 13 दिसंबर को इसको प्रेसिडेंट ने असेंट दी है और 18 दिसंबर को इसको असेंबली में पास किया गया और इसी तरह ये जैसे ही असेंबली में पास हुआ फ़ौरन ही इसका इम्प्लीमेंट करवा दिया गया। तो इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पर सेक्शन 2 है हमारे पास और सेक्शन 2 के अंदर ये जो सेक्शन 2 है ये डील करता है डेफिनेशंस को। डेफिनेशंस किन चीज़ों की, जो हमने पहले पिछली स्लाइड में जो बात की थी, जिसके अंदर सिविल एविएशन, एयरड्रोम्स, एयरक्राफ्ट्स और डिफरेंट जो इसके अंदर जो जो चीज़ें हमने देखी पिछली स्लाइड के अंदर, उन सबको अब वन बाय वन हम इन स्लाइड्स में क्रैक करेंगे। तो अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि जो इसका सेक्शन 2 है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के एक्ट का, वो किस चीज़ का है, वो डेफिनेशंस का है, ये बात आपको याद रखनी है। इस तरह की चीज़ें भी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर एयरड्रोम की बात की जा रही है। एयरड्रोम क्या होता है? एयरड्रोम मीन्स एनी एरिया ऑफ लैंड और वाटर डिज़ाइन, इक्विप्ड, set apart or commonly used or intended to be used either wholly or in part for forwarding facilities for the landing। कि एयरड्रोम जो है कोई ऐसी जगह जो इस्तेमाल की जा सके लैंडिंग पर्पस के लिए या फैसिलिटीज़ के लिए जो है मुख्तस की गई हो। इसी तरह डिपार्चर एंड मूवमेंट ऑफ एयरक्राफ्ट एंड इंक्लूड ऑल बिल्डिंग्स, शेड्स, वेजल्स, पायर्स, installations and equipments and other structure thereon or appertaining thereto। इसका मतलब ये है कि वो तमाम जगहें जहाँ पर लैंडिंग हो सकती है, ठीक है, और इसी तरह जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के इस्तेमाल में रहेंगी उन तमाम जगहों को एयरड्रोम्स कहा गया है। और इसी तरह इसके अंदर जो है हमारे पास डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड हैं। अब जो चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं उनको देख लें आप कि बट does not include any airdrome which is exclusively used by the Pakistan Air Force or any portion of an airdrome which is used by the Pakistan Air Force। लेकिन इसके अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं होंगी जो पाकिस्तान एयर फोर्स PAF के अंडर जो होंगी, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये जब MCQs बनेंगे या डेफिनेशंस के हवाले से पूछा जाएगा तो इसके अंदर ये बात पूछी जा सकती है कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती। तो वो आपको याद रखनी है कि वो PAF का जो PAF के अंडर जो चीज़ें आती हैं पाकिस्तान एयर फोर्स के अंडर, वो चीज़ें इस एक्ट के अंदर इस एक्ट की ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो शामिल नहीं होंगी। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है एयरक्राफ्ट की। एयरक्राफ्ट क्या होता है? कि एयरक्राफ्ट मीन्स एनी मशीन विच कैन ड्राइव स्पोर्ट इन द एटमोसफेयर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एयर। कि जो एयरक्राफ्ट जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन ऑफ एयर से जो है फोर्स ड्राइव करता है और मूव करता है एयर के अंदर। अदर देन द रिएक्शन ऑफ द एयर अगेंस्ट द अर्थ सरफेस, अगर कोई ऐसी चीज़ जो इसके अलावा हो, ठीक है, जो रिएक्शन ऑफ एयर से ना चले, तो एंड इंक्लूड्स बलून्स वेदर कैप्टिव और फ्री, एयरशिप्स, काइट्स, ग्लाइडर्स एंड फ्लाइंग मशीन्स। तो ये जो हैं ये चीज़ें जो हैं एयरक्राफ्ट कहलाएंगी। अब अगर एयरक्राफ्ट की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं वो ये यहाँ पर बता दी गई हैं। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर। इसमें फर्दर जो डेफिनेशंस दी हुई हैं एयरपोर्ट के हवाले से कि एयरपोर्ट को डिफ़ाइन करना हो, वैसे तो हमें एयरपोर्ट का पता है कि एयरपोर्ट क्या होता है, जहाँ पर एयरक्राफ्ट्स या प्लेन्स जो हैं वो लैंड करते हैं, लेकिन इस एक्ट के अंदर इसकी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या मतलब है, तो हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट मीन्स एन एयरड्रोम एट विच फैसिलिटीज़ हैव in the opinion of the federal government been sufficiently developed to be of importance of civil aviation। कि एयरपोर्ट जो है वो एक ऐसी जगह होगी जो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होगी, ठीक है,
फेडरल गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करता है, और जो इसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, और इसी तरह वो किसके लिए होती हैं, वो सिविल एविएशन के लिए होती हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एयर सर्विस की। एयर सर्विस क्या होती है? एयर सर्विस मीन्स अ सर्विस ऑफ एयरक्राफ्ट फॉर एनी पर्पज ऑफ सिविल एविएशन, वेदर एरियल वर्क, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अदरवाइज। ये तमाम जो चीज़ें आ रही हैं इसमें सिविल एविएशन की बात की जा रही है। अब सिविल एविएशन क्या है उसको भी, जो हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशंस आएंगी उसमें हम सिविल एविएशन को भी देख लेते हैं। तो इसके बाद हमारे पास यहाँ एयर साइड की बात की गई है। एयर साइड का मतलब क्या होता है? एयर साइड मीन्स द मूवमेंट एरिया ऑफ एन एयर ड्रोम। एयर ड्रोम क्या है, इसको हम पिछली स्लाइड के अंदर इस पर बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि एयर साइड जो है वो एक ऐसी जगह होती है या ऐसा एरिया होता है एयर ड्रोम का विच इज़ एडजेसेंट टेरेन एंड बिल्डिंग और पोर्शन देयर ऑफ एक्सेस टू विच इज़ कंट्रोल्ड बाय फोर्स। कि एक ऐसा एरिया जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो टेरिटरी है, जो उनका एरिया है उसके साथ एडजेसेंट हो, जुड़ा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं? एयर साइड। इसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात कर लेते हैं। इसमें देखें कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मीन्स एनी ऑफिसर और अथॉरिटी डेजिग्नेटेड एज सच बाय द फेडरल गवर्नमेंट। कि ऐसा कोई ऑफिसर या कोई अथॉरिटी जो जिसको हायर किया हो फेडरल गवर्नमेंट ने, किसके लिए? इस फोर्स को रन करने के लिए। तो वो किसके अंडर आएगा? वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर आएगा। इसके बाद हमारे पास इसका सेक्शन जी है। ये हम डेफिनेशंस का जो पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। जो आर्टिकल 2 बनता है इस एक्ट का, और उसके फर्दर जो उसके अंदर कैटेगराइज किया गया है डेफिनेशंस को, अब हम उसको देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने अभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन की। इसके आगे अब जी जो है ये ओमिट कर दिया गया। ओमिट से मतलब ये अब इस एक्ट का मजीद हिस्सा नहीं है, इसको इस एक्ट से निकाल दिया गया। तो नीचे हमारे पास फोर्स की डेफिनेशन है कि फोर्स मीन्स द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 3। कि फोर्स का क्या मतलब होगा इस एक्ट के अंदर? जब वर्ड फोर्स का यूज़ होगा तो उससे मतलब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है जो कि इस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर सेक्शन आई बनता है, इसमें डायरेक्टर जनरल है। डायरेक्टर जनरल से मतलब मीन्स द कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स। जहाँ पर भी डायरेक्टर जनरल का वर्ड यूज़ होगा इस एक्ट के अंदर, वो उससे मतलब हम लेंगे कि वो इंचार्ज है, कमांडर इन चार्ज ऑफ द फोर्स, ये मुराद है इससे। सेक्शन इसका जो जे है वो अगेन ओमिट किया गया है। इसके बाद के है, उसमें हम देख लेते हैं मेंबर। मेंबर से मतलब है मीन्स अ पर्सन other than officer who is appointed to the force and has signed an affirmation in the form set out in the first schedule। स्केड्यूल भी हम इसके देख लेंगे। मेंबर आप कह लें कि सिविलियंस लोग जो होते हैं जिनको हायर किया जाता है एएसएफ के अंदर, तो इससे हम वो पर्सन लेंगे। ये अदर देन द ऑफिसर है, ये देखें, अदर देन द ऑफिसर। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम ऑफिसर की बात कर लेते हैं कि ऑफिसर से क्या मतलब है, एक्ट में ऑफिसर का क्या मतलब है। तो देखें, ऑफिसर मीन्स अ पर्सन हु इज सो अपॉइंटेड टू द फोर्स एंड हैज साइंड एन एफर्मेशन इन द फॉर्म सेट आउट इन द फर्स्ट शेड्यूल। जो फर्स्ट शेड्यूल है इसका, उसके अंदर आप जब हम उसको स्टडी करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो एक जैसे बयान हल्फी होता है, इस तरह का एक फॉर्म है। उसके अंदर बताया जाता है कि किस तरह किसी पर्सन को हायर करना है। जब वो पर्सन हायर होता है तो वो कुछ चीज़ें हैं एक्नॉलेज करता है, वो बोलता है, बताता है कि मैं, या वो साइन करता है एफर्मेशन। जैसे यहाँ पर बात की गई है कि साइन, वो साइंस एंड एफर्मेशन, वो एक एफर्मेशन साइन करता है, एक बयान हल्फी साइन करके देता है कि मैं इस जो ये फोर्स है इसके अंदर जो काम करूँगा वो ये मेरी जुरिस्डिक्शन है, इसके अंदर रहते हुए काम करूँगा और इन चीज़ों को मैं फॉलो करूँगा। ऑपरेटर की बात करते हैं, ये जो सेक्शन एम के अंदर दी गई है। ऑपरेटर मीन्स अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज engaged in और ऑफरिंग टू engage in एयरक्राफ्ट ऑपरेशन। कि ऑपरेटर से मतलब वो अफराद या वो इदारे हो सकते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, या फिर वो एंटरप्राइज हो सकती हैं जो अंगेज्ड हों किसके अंदर, किसी भी एयरक्राफ्ट की सेटिंग के लिए, एयरक्राफ्ट को मेंटेन करने के लिए। तो उनको हम उससे क्या मतलब लेंगे? ऑपरेटर। और इसी तरह प्रेस्क्राइब्ड का जो वर्ड है इस एक्ट के अंदर, उसका मतलब ये है कि मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द रूल्स और रेगुलेशंस। कि जो चीज़ें इसमें प्रेस्क्राइब की गई हैं वो किसके अकॉर्डिंग होगी? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होंगी। इसी तरह पर्पस ऑफ सिविल एविएशन की बात करते हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल पर्पसेस
connected with civil aviation and with air navigation except पर्पस ऑफ डिफेंस बाय एयर, कि जो एयर डिफेंस है, जो हमारा ये कौन करता है वैसे एयर डिफेंस, PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के अख्तियार में है ये। और बाकी जो एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं वो इस एक्ट के अंदर आएंगी, तो उसको कौन देखेगा, वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स देखेगी। और इसी तरह रेगुलेशंस की बात करें अगर हम, तो रेगुलेशंस मेड अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अंडर जो रेगुलेशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इसका मतलब ये है कि वो वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इस एक्ट के अंदर बनाए गए हैं। रूल की अगर हम बात कर लें तो मीन्स रूल्स अंडर दिस एक्ट। अब ये जो वर्ड्स यहाँ बताए गए हैं, इनको वन बाय वन यहाँ एक्सप्लेन करने का मकसद क्या है। उसका मकसद ये है कि ये वर्ड्स आम रूटीन में अगर हम यूज़ करें तो इनका डिफरेंट मीनिंग हो सकता है, जबकि जब ये वर्ड्स इसके अंदर ही यूज़ किए जाएंगे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ किए जाएंगे, तो उनका जो मीनिंग है, वो जो इसके आगे चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग उन मीनिंग्स को, उन वर्ड्स को फॉलो किया जाएगा। हमारा फर्स्ट लेक्चर एंड होता है। कमिंग लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे इसके चैप्टर नंबर 2 पर, और फर्दर जो इसके चैप्टर्स हैं वो भी हम इसी तरह लेक्चर्स के अंदर डिवाइड करके उनको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड द लेक्चर इंटरेस्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।